तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों हम मॉर्निंग में क्या डिस्कस करते हैं बताओ? डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली जो न्यूज़पेपर में इकोनॉमी की कोई न्यूज आई हो उसको हम यहाँ पर डिटेल में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज है दोस्तों संडे 2 जुलाई। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ लिया होगा आज का न्यूज़पेपर। तो आज के न्यूज़पेपर में ऐसे कोई काम की चीज़ नहीं है। वैसे आप हमेशा देख नोटिस करना, संडे को के न्यूज़पेपर में वैसे भी काम की न्यूज बहुत कम आती है। लेकिन बेसिकली एक न्यूज़ थी जो 1-2 दिन पहले आई थी, लेकिन वो अभी भी इम्पोर्टेंट है और आज उसको मैंने दोबारा कहीं पढ़ा तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो मामला है भारत पर कितना एक्सटर्नल डेट है। भारत पर कितना एक्सटर्नल डेट है, भारत पर विदेशी कर्ज कितना है, इस बारे में बेसिकली आरबीआई रिपोर्ट जारी करता है। आरबीआई सामान्यतः इसको क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करता है, हर 3 माह में आरबीआई भी जारी करता है। भारत सरकार भी रिपोर्ट जारी करती है कि इंडिया पर जो फॉरेन डेट है या एक्सटर्नल डेट है वो कितना प्रकार का हो सकता है। तो अभी इसने फाइनल जो 2022-23 चल रहा था, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा था जो समाप्त हो चुका है 31 मार्च को, इसका डेटा जारी किया है। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक तो जो एक्सटर्नल डेट के जो है ना, डेटा कहाँ पर आता है, तो हम सबके लिए ब्रह्मास्त्र क्या है बताओ? इकोनॉमी के स्टूडेंट के लिए डेटा के लिए ब्रह्मास्त्र क्या है? तो आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे। हर बच्चा इसको पढ़ता है, खरीद के लाता है। कब? लास्ट डे ऑफ जनवरी, शायद 31 जनवरी को ये जारी होता है और हर बच्चा इसको पढ़ने का प्रयास करता है। कुछ कम समझता है, कुछ ज़्यादा समझता है, वो अलग मैटर है। तो इसमें दोस्तों 31 जनवरी को तो रिलीज हो जाता है। इसके पहले इसको टाइप करने में इनमें भी टाइम लगता होगा। तो लगभग दिसंबर तक का डेटा होता है, दिसंबर तक का ही डेटा होता है, अप्रैल से दिसंबर का। तो होते हैं टोटल 9 मंथ। ये ईयरली डेटा इसमें कभी भी नहीं होता इकोनॉमिक सर्वे में। तो फाइनली जो ईयरली डेटा है वो अभी रिलीज हो गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले तो डेट के बारे में बात करें। तो डेट, फिर सर ये एक्सटर्नल डेट क्या है, इंटरनल डेट क्या है? तो कर्ज, सिंपल सी बात है। देखो, ये भारत में है, दिल्ली में बैठे कौन? मोदी जी बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है। इसके बाद ये मुंबई में, इनमें कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। सबको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ऐसे भारत सरकार को भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार कर्जे में चल रही है, फिजिकल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं। तो वो हर साल क्या करती है? बजट में खर्च ज़्यादा करती है और इसकी इनकम कम होती है, तो हर साल क्या करती है? उधार लेती है। अब ये उधार दो से जगह से लिया जा सकता है। या तो इंटरनली ले लो, भारत के भीतर से ले लो, भारत के भीतर से ले लो। जैसा कि कोई बैंकों से ले लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, आप लोगों को पता होगा। उधार लेने के लिए क्या करती है? एक कागज़ का टुकड़ा जारी करती है, भाई हम इतने रुपए उधार चाहिए, इतने परसेंटेज ब्याज पे, तो उसको जिसे कहते हैं। तो इंटरनली भी ले सकती है, या फिर फॉरेन से भी उधार लेती है कई बार, जैसे वर्ल्ड बैंक है। आप लोगों ने देखा होगा, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से कई बार पैसे उधार लेती है। क्यों लेती है? डेवलपमेंट के लिए लेती है। अपने राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे हैं। जैसे एजुकेशन में आपको पता होगा, एक स्टार्स प्रोजेक्ट है, और कई सारे एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए, रोड हाईवे डेवलपमेंट के लिए, ऐसे काम के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। कई दूसरे देशों से भी लोन ले लेते हैं हम कई बार, कई, या फिर हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कई बार लोन लेते हैं। इसके अलावा ये जो बिजनेसमैन कर रहे हैं, ये भी फॉरेन से लोन ले सकते हैं। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी से इन्होंने उधार ले लिया, या अमेरिका के शेयर मार्केट से उधार ले लिया। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि लोन दो तरह से होता है। एक तो इंटरनली, जो देश के भीतर से लेते हैं, इंटरनली देश के भीतर से मुंबई में शेयर मार्केट से ले सकते हैं, या कई और प्रकार से ले सकते हैं। तो इंटरनल डेट देखो, इतना चिंता की बात नहीं होता। क्यों? ये रुपये में लेते हैं। रुपये में जब चाहे गवर्नमेंट इसको चुका सकते हैं। समझ को रुपये खत्म हो जाए तो आरबीआई नया रुपये प्रिंट कर सकता है, वैसे चुका सकते हैं। लेकिन जो फॉरेन, जो एक्सटर्नल डेट लेते हैं ना, वो जनरली फॉरेन करेंसी में होता है। जनरली किस में होता है? विदेशी मुद्रा में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है। भारत से जितना भी उधार लेता है, सपोज कोई इन्फोसिस ने अमेरिका से उधार लिया, तो सामान्यतः वो फॉरेन करेंसी से डॉलर वगैरह में होता है। जैसे इंडिया का टोटल डेट है ना एक्सटर्नल, उसका 54% डॉलर में है। तो अब ये जो हमारा डेट है ना, ये डॉलर पर डिपेंड है। अब इसको पेमेंट काय पे करना है? पेमेंट करना है इसको डॉलर में। पेमेंट किसको करना है? डॉलर में करना पड़ेगा। अगर डॉलर हमारे पास समाप्त हो गए तो फिर हम है ना कैसे चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट कर सकते हैं, मतलब दिवालिया हो सकते हैं। तो इसलिए जो विदेशी मुद्रा, जो विदेशी कर्ज होता है, वो चिंता की बात होता है। इंटरनल जो डेट होता है वो इतना चिंता की बात नहीं होता, क्योंकि रुपये में होता है। गवर्नमेंट चाहे तो नया पैसा छाप के भी उसको चुका सकती है। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ज जो है देश पे, वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल।
इंटरनल डेट इतना चिंताजनक नहीं होता, एक्सटर्नल डेट चिंताजनक होता है, इसलिए इसके डेटा पे हमको नज़र रखनी चाहिए। ठीक है बात यहाँ तक। अब दोस्तों एक मुद्दा और होता है जिसके बाद हम है ना जो हमारा डेटा है ना उसके बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में, एक्सटर्नल सेक्टर कह दो या उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कह दो, ये आप सब लोगों को पता होगा, भुगतान संतुलन। तो ये बीओपी क्या होता है? तो देखो कोई भी देश दुनिया में अकेला जिंदा नहीं है, बाकी देशों के साथ वो लेन देन करता है, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जापान हो, हर देश से हमारा कुछ ना कुछ लेन देन है। इंडिया का माल जापान जा रहा है, जापान से यहाँ आ रहा है, अमेरिकन इंडिया का आदमी अमेरिका में पैसे कमाने जा रहा है, वो पैसा यहाँ भेज रहा है। तो हर देश से दुनिया के दूसरे देशों के साथ क्या करता है? लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है। चाइना से मोबाइल बन के इंडिया में आ रहा है, इंडिया का चावल है ना ईरान में बिक रहा है, यहाँ पे ऐसे कई ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। भाई इंडिया से कोई चीज़ हमने बाहर भेजी तो पैसा आया, तो डॉलर आएगा तो पॉजिटिव में उसको, मतलब हमारे पास में पॉजिटिव पैसा आया। लेकिन हमने इंपोर्ट किया, कोई कच्चा तेल मंगाया तो हमको पैसा चुकाना पड़ेगा, तो जाएगा। तो जो ये इनकमिंग आउटगोइंग पैसे का ट्रांजेक्शन होता है ना, उसी रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बीओपी कहते हैं। जैसे ये इंडिया है, इंडिया ने यूएस को कुछ माल बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम लिख देंगे पॉजिटिव में $100 आ गया, ठीक है। लेकिन यूएस ने इंडिया को माल बेचा तो पैसा जाएगा तो हम नेगेटिव में लिख देंगे, नेगेटिव में लिख देंगे सपोज $50। अब बताओ कोई भी देश क्या चाहेगा कि उसके बाद पैसा आए कि जाए? तो हर देश चाहेगा पैसा आए। ऐसे अमेरिका में कई इंडियन काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं तो फिर पैसा आएगा। तो हर देश क्या चाहता है? पैसा आए और कम से कम जाए ताकि हमारी स्थिति ठीक रहे। अगर आएगा कम जाएगा ज़रा तो हमारे पास क्या होगा? पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? दिवालिया हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ये तो दुनिया का नियम है भाई कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से डॉलर का लेन देन होता है। अब ये पैसा कई प्रकार से आता जाता है, उसके आधार पर बीओपी के कई कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, ये इंडिया है, इंडिया ने अमेरिका को कोई वस्तु बेची, सपोज उसको कार बेच दी, तो बदले में पैसा आया, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन इंडिया ने अमेरिका को क्या किया? सॉफ्टवेयर बेचा, तो ये सर्विस सेक्टर है, इसमें भी पैसा आएगा, तो ये अलग मैटर है। कोई इंडियन अमेरिका में काम कर रहा है कैलिफोर्निया में, वो बिना बातें से पैसे भेज रहा है इंडिया में, अपने घर पे पैसे भेजते हैं ना माँ बाप को, उसको रेमिटेंस कहते हैं। ये अलग टाइप से पैसा आया। यहाँ पे कोई वस्तु सेवा का लेन देन ही नहीं हुआ लेकिन पैसा आ गया। या अमेरिका में बेटा कोई बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, उसने दान कर दिया इंडिया को कि इंडिया गरीब देश है, मैं कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ। ये कई सारे जो एनजीओ वगैरह नहीं चल रहे कि इंडिया में एनजीओ चल रहे हैं जितने, तो उनको वो कहाँ से चल रहे हैं? वो सब बाहर के डोनेशन चल रहे हैं, तो डोनेशन कर दिया। तो इस प्रकार से कई प्रकार से पैसा आ सकता है और कई प्रकार से पैसा जा सकता है। इंडिया का बेटा आदमी हो सकता है, कोई अमेरिकन कंपनी को दान करना चाहता है तो अलग मसला है, हमने कोई वस्तु बेच के पैसे कमाए तो अलग मसला है, या फिर है ना सर्विस सेक्टर में काम किया। तो इस प्रकार से बीओपी के कई पार्ट होते हैं। इसलिए बीओपी के बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट करंट अकाउंट होता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट होता है जिसका प्रभाव उसी साल रहता है, करंट ईयर पर रहता है। इसका नाम से स्पष्ट है क्या कि इसका इंपैक्ट करंट अकाउंट ईयर पे होता है। कैसे? सपोज करो मैंने क्या किया, इंडिया ने 100 कार अमेरिका को बेची, पैसा आया, बात खत्म होगी। अब उसका अगले साल कोई लेन देन नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो इंडिया अमेरिका से पैसे उधार लेता है तो अब हर साल ब्याज चुकाना पड़ेगा, हर साल क्या करना पड़ेगा? ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो उसका इंपैक्ट अगले कई साल तक पड़ेगा। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कई सालों तक पड़ रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और सिंगल ईयर के लिए रहता है तो उसको क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट के दो पार्ट थे हमने, विजिबल पार्ट या जिसको ट्रेड अकाउंट भी कह देते हैं। इसमें दोस्तों जो देखे जाने वाली चीज़ है ना, जैसे मोबाइल, टीवी, घड़ी, फ्रिज, कार, ऐसी चीज़ों का लेन देन होता है। ऐसी चीज़ों का, गुड्स का, वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। कुछ चीज़ें हम दुनिया को बेचेंगे, कुछ दुनिया से हम खरीदेंगे। हमने क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम गोल्ड खरीदते हैं, हम कई सारी चीज़ें, हम जो रिफाइंड ऑयल है उसको बेचते हैं, कई सारी चीज़ें बेचते हैं, कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हम, आप लोगों को पता ही होगा क्या कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा ये विजिबल अकाउंट ट्रेड क्या होता है? ट्रेड अकाउंट नेगेटिव होता है हमेशा, मतलब यहाँ से इस अकाउंट से पैसा हमेशा जाता है। अब जाएगा तो कैसे, तो भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पास पैसा ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा इनविजिबल अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, बस पैसा आ रहा जा रहा है। अब कैसे? तो अब आप लोग समझो। एक तो इसमें सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जैसे बेंगलोर में बैठा आदमी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में खूब सारे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर भेज दिया अमेरिका को तो पैसा आया, लेकिन आप वस्तु तो नहीं भेजे ना, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। तो इसमें जो अदृश्य वस्तुएं होती है ना, उनका लेन देन होता है। जैसे हम बेंगलोर में बैठे कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है अमेरिका के लिए, लेकिन वो पेमेंट करेगा अमेरिका का आदमी, उसको महीने की सैलरी, तब भी क्या होगा? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
तो एक तो सर्विस होता है, दूसरा इनकम होता है। इनकम में क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं करते बस पैसा आ जाता है। कैसे आता है? प्रॉफिट में आता है, इंटरेस्ट में आता है। जैसे हमने पहले मान लो चलो इंडियन ने किसी अमेरिकन कंपनी को कोई पैसा उधार दे रखा था, अब हर साल ब्याज आ रहा है, तो ब्याज आ रहा है तो पैसा इंडिया में आएगा, तो वो इंटरेस्ट हो गया। ऐसे प्रॉफिट है, इंडियन व्यक्ति ने कहीं अमेरिका में कोई बिजनेस में निवेश कर रखा था, अब हर साल प्रॉफिट कमा के आ रहा है, तो पैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से इनकम में पैसा आता है। एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस पैसा आ जाता है। जैसे किसी ने दान कर दिया, कोई अमेरिकन फंड ने इंडियन को दान कर दिया, इंडियन एनजीओ को दान कर दिया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया। एक इसमें थर्ड पार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब इंडियन लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, यूएसए में काम करते हैं, यूके में काम करते हैं, खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट के में, दुबई में, इनमें काम करते हैं ना, तो वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं। केरला की नर्सें दुबई में काम करेगी, अपने घर पर पैसा भेजेगी, तो उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया में खूब पैसा आता है रेमिटेंस के रूप में। तो ये दोस्तों रेमिटेंस में इंडिया के बाद पैसा आ रहा है, सर्विस सेक्टर में इंडिया के बाद पैसा आ रहा है, इनकम में जा रहा है। तो ओवरऑल इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका सिंपल मतलब है कि हमारे यहाँ पे साल भर में इंडिविजुअल जो अकाउंट है उसमें पैसा आता है, जाता कम है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ जो ट्रेड अकाउंट में जा रहा था और यहाँ आ रहा था, ये दोनों का अगर हम बैलेंस करें तो करंट अकाउंट से पैसा जाता है हमेशा। क्या करता है? जाता है। जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यहाँ से क्या है? घाटा है हमारा, तो यहाँ से पैसा जा रहा है, तो ये नेगेटिव में। अब ये पैसा जा रहा है इस अकाउंट, तो कहीं से तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो भारत का बीओपी है उसमें हमने देखा है करंट अकाउंट में डेफिसिट है, मतलब यहाँ से हर साल पैसा जा रहा है फॉरेन में। तो अब वो ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे पैसा जाता रहेगा तो हमारे पास जो भंडार होगा, कोई विदेशी मुद्रा भंडार, वो खत्म हो जाएगा साल, 2 साल, 4 साल में। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इम्पोर्ट कैसे करेंगे? तो इसी प्रकार से हमारा फिर क्या होता है? एक दूसरा अकाउंट होता है। इस दूसरे अकाउंट में क्या होता है? हमारे पास पैसे आते हैं। सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था, जिसका इंपैक्ट लंबे टाइम तक पड़े। एक तो होता है इसका इन्वेस्टमेंट। इसका पहला कंपोनेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से इंडिया में निवेश कर रहा है। समझ लो एप्पल ने आगे इंडिया में निवेश किया, प्लांट लगा लिया। कोका कोला ने आगे अपने यहाँ पर प्लांट लगा लिया। मैकडोनाल्ड ने आगे यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिए। तो जब ये यहाँ पर निवेश करेंगे तो पैसा लेके आएंगे। तो इसको कहते हैं निवेश, जो दो प्रकार का होता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी में, कोई प्लांट में, इनमें मशीनरी में निवेश करे। एफपीआई होता है जो सिंपल शेयर मार्केट में निवेश करता है, शेयर खरीद लेता है, अब भाव बढ़ जाता है तो बेच देता है, ये काम होता है। तो अब देखो इंडियन कंपनी बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि बाहर से इंडियन कंपनी ज़्यादा फॉरेन कंपनी एक्सपोर्ट करती है? तो हम सबको पता है फॉरेन कंपनी इंडिया में कितनी काम कर रही है। एलजी यहाँ काम कर रही है, सैमसंग ने ऑफिस खोल रखे। इंडियन कंपनी इतनी मजबूत थी कि फॉरेन में जाकर फैक्ट्रियाँ खोल ली, इसलिए यहाँ हमेशा पैसा पॉजिटिव में आता है। इसका दूसरा कंपोनेंट था, मैंने कई बार इंडियन कम लोग क्या करते हैं, बाहर से उधार ले लेते हैं, इसको डेट कहते हैं, कर्ज कर लेते हैं, बोरोइंग कर लेते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट भी यहाँ पर डेट ले सकती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इंडियन कंपनी ने क्या किया? लंदन में जाके पैसे उठा लिया बिजनेस करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। ये हमारे देश में क्या एक तरह की उधारी है। अब ये उधारी है तो ये कितनी है, बस ये डेटा जानने के लिए आज का हमारा जो इतना राम कहानी सुना है ना मैंने आपको बीओपी की, वो है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कहाँ वो टॉपिक जुड़ेगा। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसके डेट पार्ट में ये हम जो पढ़ेंगे ना आज, वो वहाँ पर जाके ऐड होएगा। दोस्तों मैंने आपको जब बीओपी पढ़ाया था तब बताया था कि कैपिटल अकाउंट का जो डेटा होता है ना, ये डेट का इनका ये हर साल हम इकोनॉमिक सर्वे में चेंज होता रहता है, वहाँ से लेंगे। अब चूंकि फाइनल डेटा आ गया तो मैं आपको इसको आज यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपने अपने जो नोट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रखा है उसमें ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आप लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल डेट, किसी भी आदमी में कर्जा बहुत बुरा है और विदेशी मुद्रा का कर्जा तो और बुरा है। क्यों? हमारी स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। श्रीलंका के पास क्या हुआ? श्रीलंका के पास जितना भी विदेशी मुद्रा थी, फॉरेक्स, वो समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अब कर्ज तो चुका ना। जैसे इसके पास जापान का कर्ज था, इसके पास चाइना से कर्ज ले रखा था, इसने कई सारे इंटरनेशनल संस्था, इंडिया से भी लोन ले रखा था। अब इसको चुकाएगा कैसे? नहीं चुकाएगा तो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट करेगा। डिफॉल्ट कहते हैं इसको, अपना पेमेंट नहीं चुकाते तो उसको डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्ट मतलब एक तरह से दिवाले हो गए। गाँव में नहीं कहते कर्ज को तो पैसा खा गया, तो पैसा खाने वाले गाँव में क्या इज्जत होती है? ऐसे भी वो देश की पूरी दुनिया में इज्जत खत्म हो जाती है। कोई देश अगर पैसा नहीं चुका पाता तो फिर उसको दुनिया में कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे, बहुत अंधेरी खाई है फिर आगे। तो इसलिए कोई भी देश दुनिया में डिफॉल्ट नहीं होना चाहता है। डिफॉल्ट नहीं होने का एक ही तरीका होता है कि फॉरेक्स बना रहे। फॉरेक्स बनाने के लिए फॉरेक्स कमाना पड़ता है एक्सपोर्ट करके और कई तरीके से। तो अब हम देखेंगे हमारा डेट की स्टेटस क्या है। तो दोस्तों बढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आज की जो इकोनॉमिक टाइम्स था उसकी न्यूज़ थी, इंडिया की जो एक्सटर्नल डेट है एट USD 624.7 बिलियन एट एंड मार्च 2023। 2022-23 मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल ईयर, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हुआ था और ये फिनिश हुआ था
31 मार्च 2023। तो इस 31 मार्च 2023 को हमारे ऊपर जो विदेशी डेट कितना था इसका डेटा रिलीज हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे बात को। तो पूरा साल का के एंड में हमारा कर्जा कितना था कुल मिला के बताना चाह रहा है। तो ये बता रहा है कि 624.7 बिलियन डॉलर हमारे पास कर्जा है, मतलब 624 अरब डॉलर विदेशी कर्जा है हमारे ऊपर में। ये डेटा आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जो 31 मार्च 2023 तक हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर कितना कर्जा था, तो ये 624.7 बिलियन डॉलर था, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया एक्शन डेट फॉर फाइनेंशियल 2022-23 31 मार्च 2023 को कितना कर्ज था, ये आरबीआई की इसका डेटा है ना दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है, क्वार्टरली भी करता है, सालाना भी करता है। फॉर फाइनेंशियल ये देख सकते हैं आप। तो भारत का टोटल जो एक्शन डेट था वो 624 बिलियन डॉलर था। पॉइंट हटा दो आप, 624 बिलियन डॉलर तक भी आप याद रख सकते हो। इतना भी नहीं है तो 620 के आसपास था, 620 से कुछ ज़्यादा था हल्का फुल्का, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो एक्सटर्नल डेट जीडीपी का कितना था, 18.9% था। अब ये परसेंट भी समझ लो। देखो दुनिया में जितने भी देश होते हैं ना उनके बीच तुलना कैसे की जाए। सपोज करो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि नेपाल पे कितना कर्जा है और इंडिया पे कितना कर्जा है। सपोज करो नेपाल पे 100 करोड़ कर्जा है, इंडिया पे भी 100 करोड़ कर्जा है, तो क्या ये बराबर है? क्या नहीं है। नेपाल तो थोड़ा सा छोटा सा देश है बेचारा, उस पर तो 100 करोड़ का कर्जा है, बहुत बड़ा लगेगा। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊँ, कोई गवर्नमेंट टीचर है, इसकी सैलरी 10 लाख पर ईयर है, सालाना मान लो आप कमा लेता है, और कहीं ट्यूशन पढ़ा के भी। इसके ऊपर कितना, 1 लाख का कर्ज है, सबर करो। और एक कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट कोचिंग बहुत सारे चलते हैं, कोई कोचिंग का ओनर है, इसके ऊपर भी 10 लाख का कर्ज है। नहीं, इसकी सैलरी है ना, इसकी कमाई कितनी है, 1 करोड़ पर ईयर है, और इसके ऊपर भी 1 लाख का कर्ज है। तो दोस्तों देखो, इसके ऊपर तो क्या हुआ, आपने जो सालाना आएगा 1% ही कर्ज है, इसके ऊपर 10% है, इसलिए अमाउंट की मात्रा तो बराबर दिख रही है यहाँ पर। लेकिन जो कर्ज में ज़्यादा डूब रहा है ना, वो टीचर ज़्यादा डूब रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम का 10% तक, सालाना इनकम का 10% तक कर्ज है। ऐसे ही ये जो दूसरा है, इसके ऊपर भी 10 लाख का कर्ज दिख रहा है, 1 लाख का, लेकिन ये इसकी इनकम का 1% ही है। ऐसे देशों को कंपेयर किया जाता है, ऐसे देशों का कंपेयर किया जाता है। हमेशा जो कंपेयर होता है ना, उसका जीडीपी के परसेंटेज के रूप में होता है। सपोज करो इंडिया की कमाई थी 100 करोड़ रुपए, ठीक है, एक साल में। यहाँ पर जीडीपी साल पर प्रोडक्शन हो रहा है 100 करोड़ रुपए। अब इंडिया पर कर्ज है 20 करोड़ रुपए, तो ठीक है, इसकी इनकम का कितना होगा जीडीपी का, ये 20% कर्ज है, ठीक है। अब कोई दूसरा देश है, सपोज करो नेपाल है, तो नेपाल की जीडीपी तो बहुत छोटी होगी, सपोज करो 10 करोड़ होगी। अब इस पर कर्ज सपोज करो 5 करोड़ का है, तो ये इसकी जीडीपी का कितना है, इसकी जीडीपी का ये है 50%। तो हम कहेंगे कि भाई कौन सा देश ज़्यादा कर्जे में, तो नेपाल ज़्यादा कर्जे में है। तो ऐसे जीडीपी का परसेंटेज निकाल के फिर उसके कंपेयर होता है हमेशा से। सालाना इनकम का कितना परसेंटेज आप पे कर्ज है, तब जाके दो देशों के बीच कंपेयर हो सकता है। ऐसा देखोगे तो इंडिया पर ज़्यादा दिखेगा, 20 करोड़ रुपये का कर्ज है, इस पर नेपाल पे कम है। लेकिन दोस्तों हमारी इनकम भी देखो ना, 100 करोड़ रुपये है, तो उसका तो केवल ये 20% ही है। लेकिन नेपाल बेचारा छोटा देश है, तो उसकी इनकम तो छोटी कम ही होगी, 10 करोड़। तो उसकी सिंपल इनकम कितनी होगी, उसका जो कर्ज होगा वो जीडीपी का 50% होगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर नेपाल पर ज़्यादा कर्ज है। तो ऐसे दुनिया में देशों में जब कर्ज नापते हैं ना, तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में नापते हैं, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में मेजर करते हैं। नहीं तो छोटे देशों का कर्ज बहुत ज़्यादा दिखेगा। छोटे देश और बड़े देश के बीच कंपेयर नहीं हो सकता ना। आप नेपाल की कंपेयर इंडिया से करो, भूटान के कर्ज का कंपेयर इंडिया से करो, नहीं कर सकते। इंडिया इतना विशाल देश है, भूटान बेचारा इतना सा देश है, मुश्किल से 10 लाख की जनसंख्या होगी, वहाँ गोवा से भी छोटा होगा। तो उन दो देशों के कर्ज कंपेयर हो ही नहीं सकता। इसलिए कंसेप्ट आता है जीडीपी का परसेंटेज के रूप में। तो जो ये कर्ज बताया इन्होंने, जीडीपी का जो डेटा आया कि ये जो हमारा कर्ज है 624 बिलियन डॉलर, ये जीडीपी का लगभग 18.9% के बराबर है। मतलब साल भर में हम जितना प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका 19% हमारे ऊपर कर्ज है। दोस्तों ये फिगर भी याद रखना है हमको कि हम इंडिया के ऊपर जो कर्ज है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है। तो एग्जैक्ट याद ना रहा, 18-19% के आसपास है, 18-20% के बीच में है, ऐसा कुछ। इतना तो आपको याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में हम टिक लगा सकें। अब दोस्तों एक और इसमें मुद्दा होता है, ठीक है, 624 बिलियन डॉलर तो है हमारे ऊपर कर्ज। लेकिन कर्ज दो तरह के होते हैं। एक तो कर्ज होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ऐसा कर्ज है जो 1 साल के बाद चुकाना है, 1 ईयर मैच्योरिटी से ज़्यादा है, उसको 1 साल के बाद चुकाना है। शॉर्ट टर्म ऐसा कर्ज है जो अभी चुकाना है, 1 साल के भीतर, विदिन 1 ईयर के अंदर चुकाना है। तो दोस्तों अब आप मुझे इतना बता दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों में से कौन सा कर्ज खराब है, दोनों में से कौन सा कर्ज खराब है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, अगर मेरे ऊपर 1 लाख कर्ज है, वो मुझे 1 महीने में चुकाना है तो बुरी बात है। लेकिन अगर मुझे 2 साल 4 साल में चुकाना है तो ठीक है, मैं धीरे धीरे व्यवस्था कर लूँगा।
तो इसलिए किसी भी देश पर या किसी भी व्यक्ति पर शॉर्ट टर्म लोन होना बहुत बुरी बात होती है। शॉर्ट टर्म लोन खराब होता है, लॉन्ग टर्म लोन तो फिर भी चल जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म लोन, जितना लोन में से शॉर्ट टर्म लोन कम होना चाहिए और लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमको पर्याप्त टाइम मिल जाए चुकाने के लिए। तो हम देखते हैं इंडिया का डेटा। तो इंडिया का डेटा कहता है कि जो है ना, हमारे जो टोटल लोन है उसका लगभग 80% लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म कितना है, लगभग 20% के आसपास है। तो ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, ये भारत के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यूपीएससी में दोस्तों क्या होता है, स्टेटमेंट देके पूछते हैं कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है उसमें शॉर्ट टर्म लोन ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल जो एक्सटर्नल डेट है उसमें लॉन्ग टर्म जो है ना डेट, वो ज़्यादा है, 80% के आसपास है। डेटा आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो डेट में है ना, वो लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म डेट कम है। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम कंपोनेंट वाइज देखते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है ना, जैसे इंडिया ने डेट लिया फॉरेन से, ये लिया फॉरेन से कर लिया, ये यूएसए है, ये जापान है, ये यूके हो सकता है, यहाँ से हम कर ले रहे हैं। तो जैसे सपोज करो ये कई करेंसी में मिल सकता है। सपोज करो इंडिया जापान से लोन लेने गया, तो जापान का हम डॉलर में लोन नहीं देंगे, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम तो हमारी करेंसी जापानी करेंसी येन में लोन देंगे। तो ठीक है भाई, येन में दे दे। अमेरिका में कोई व्यक्ति कहेगा कि हम भाई हम तो डॉलर में लोन देंगे, हमारे पास डॉलर है। कई बार ये यूके में कई लोगों के पास, जैसे कि इंडिया से पैसे कमा लेते हैं तो उनके पास रुपये भी होते हैं, तो कई बार रुपये में भी इंडिया फॉरेन से लोन ले लेता है। एक होता है कंसेप्ट मसाला बॉन्ड, का नाम सुना होगा वो आपने। मसाला बॉन्ड का कंसेप्ट सीधा सा है कि भारतीय कंपनी फॉरेन से रुपये में लोन उधार लेती है, उसको क्या कहते हैं, मसाला बॉन्ड कहते हैं। तो कई बार इंडियन कंपनी फॉरेन से जो इंडियन रुपये में भी उधार ले लेती है। तो अब इन करेंसी में से सबसे ज़्यादा उधार कौन सी करेंसी में है, ये डेटा कहना चाह रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ये डेटा आया है आज का, उसने कहा कि भाई अगर इंडिया पे टोटल 100 रुपये उधार है या 100% उधार है, तो उसका 54% जो है ना वो डॉलर में है। 54% इसमें डॉलर में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रुपये आता है, थर्ड नंबर पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है SDR, इसमें भी उधार ले रखा है इंडिया ने। तो आपको ये डेटा याद रखना है दोस्तों। जो कंपोनेंट वाइज अगर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल डेट में सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी का हिस्सा है, तो सबसे ज़्यादा US डॉलर का है। यह भी सिंपल 54% आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर करेंसी वाइज इंडिया का एक्सटर्नल डेट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी में इंडिया का डेट है, तो आप लोग कहोगे डेट डॉलर में है, 54% के आसपास में। सेकंड नंबर पर पूछे तो हम कहेंगे रुपये में है, लगभग 13% जो हमारा डेट है वो रुपये करेंसी में है। उसके बाद SDR में है। फोर्थ नंबर पर जो जापानी करेंसी है येन, उसमें है। फिर इसके बाद यूरो, जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, जैसे हमने जर्मनी से उधार लिया, जर्मनी कहेगा कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं है, हम तो हमारी जो करेंसी है यूरो, उसमें आपको उधार देंगे, तो हम यूरो में ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिस्ट आपको हमको याद रखनी है कि हमारा जो डेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज है, उसके बाद रुपये, उसके बाद SDR, उसके बाद येन। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद एक लास्ट डेटा है। लास्ट डेटा ये कहता है कि भाई एक्सटर्नल डेट उधार मैंने बताया गवर्नमेंट भी लेती है, क्या करती है, लगभग $624 बिलियन था ये हमारा है। तो जो डेट है वो गवर्नमेंट भी लेती है, मैंने बताया गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक इनसे उधार लेती है, उधार प्राइवेट कंपनी भी लेती है, प्राइवेट सेक्टर की भी लेती है। तो इसमें से कौन सा डेट ज़्यादा है, किसने ज़्यादा उधार ले रखा है, तो ये डेटा कहता है कि जो प्राइवेट कंपनियों ने है ना वो सरकार की तुलना में ज़्यादा डेट ले रखा है विदेश से, जो कि अच्छी बात है। भाई गवर्नमेंट पे विदेशी कर्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो खुदा न खास्ता विदेशी मुद्दा भंडार खत्म हो जाए और गवर्नमेंट पे नहीं कर पाए तो देश डिफॉल्ट हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, एक इंडियन कंपनी मान लो सपोज करो विदेश में कर्ज नहीं चुका पाए तो वो अलग मसला है। देश दिवालिया नहीं होना चाहिए कभी भी, कंट्री कभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की पहचान, शान, इज्जत एक देश से होती है, न कि किसी कंपनी से। टाटा अगर फॉरेन में पैसा नहीं चुका पाए तो वो उसका निजी मसला है, या फिर कोई अडानी अगर फॉरेन में डॉलर में पैसा नहीं चुका पाए तो उसका अलग मसला है पर्सनल। लेकिन देश दिवालिया नहीं होना चाहिए। देश इज इंपॉर्टेंट। कंट्री की पहचान, जो हमारे देश पहचान है ना, वो देश से, किसी इंडिविजुअल कंपनी से नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि जो है ना भारत का कर्ज है उसमें ज़्यादा योगदान प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का है, न कि गवर्नमेंट का। और भारत सरकार को बचना चाहिए विदेश से कर्ज लेने का, ये तो गवर्नमेंट भी मानती है, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा फॉरेन से कर्ज नहीं लेती है। ये देख सकते हैं हम डेटा, $624 बिलियन में $133 बिलियन ही गवर्नमेंट का है, बाकी 491 के आसपास डॉलर जो कर्ज है ना वो प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है। तो ये अच्छी बात है, गुड बात है, गवर्नमेंट विदेश से कर्ज लेने से बच रही है।
कोई भी गवर्नमेंट हो, शुरू से भारत की पॉलिसी रही है मोटा मोटी कि हम विदेश से कर्ज कम से कम लेना चाहिए, ताकि चुकाने का टेंशन नहीं रहे, नहीं चुका पाएंगे तो फिर क्या कर जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा मुद्दा यहीं समाप्त होता है। जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।